हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रू मैथ्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन इज टोटली रिलेटेड टू द चैप्टर सेट्स। तो मैंने सेट्स में भी आपको बताया हुआ है लेक्चर 5 में कि सेट्स जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे रिलेट करता है। यहाँ पे जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कह रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए। बाइनोमियल, तो बाई का मतलब होता है दो और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। अगर हम दो टर्म्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं बात कह रहा हूं एक्स प्लस वाई। अच्छा, अगर यहाँ पे x प्लस वाई की बात कर रहा हूं, इसको मैं x माइनस वाई भी कह सकता था। अब x माइनस वाई की पावर अगर 1 है तो हमें सीधा पता है कि इसको मैं लिख सकता हूं 1x प्लस 1y। तो हमारे यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके हमें निकालना होता है कि हमारे कोफिशिएंट्स कैसे आए। यहीं पे मैं अगला बात कर रहा हूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आपने पहले डेफिनेटली पढ़ा हुआ होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है 1x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर में भी कोफिशिएंट 1 होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे कोफिशिएंट हमारा 1 है, यहाँ हमारा कोफिशिएंट 2 है और यहाँ हमारा कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट्स 2 होगा, यहाँ पे सम ऑफ कोफिशिएंट्स 4 होगा। अगर मैं अगला फॉर्मूला बोलूँ x प्लस वाई का होल क्यूब, अब आप समझ रहे हैं जब मैं कह रहा हूं ना x प्लस वाई या x माइनस वाई कहेंगे आगे जाके हम लोग, तो x और y दो टर्म्स हैं यहाँ पे। तो बाइनोमियल का मतलब जब दो टर्म्स है। अभी आगे जाके अगर बाय द वे कोई आपके में से और एग्जाम देगा जो हायर लेवल का है, आईआईटी टाइप ऑफ एग्जाम, उसमें हमें यहाँ पे तीन टर्म्स x प्लस वाई प्लस जेड भी आ सकता है। आगे जाके मल्टीनोमियल होता है, मल्टीनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स 5 6 7 भी हो सकती हैं, तो हल्के हल्के वो बढ़ता रहता है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो गया 1x³ प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 1y³। अगेन ये जो 1 है ये लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 1 तो मल्टीप्लाई बाय 1 विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पे देखें जो एक्सपेंशन के कोफिशिएंट हैं ये हमारा 1 है, 3 है, 3 है, 1 है। टोटल सम ऑफ कोफिशिएंट बिकम 8। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि हमारा यहां पे हम देख रहे हैं जब पावर 1 थी तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे थे 2। एक ये टर्म था और एक ये टर्म था। जब यहां पे पावर हमारा 2 हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 हो गए, 1 2 3। जब हमारा यहां पे पावर 3 हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 4 हो गए। अब नंबर ऑफ टर्म्स अलग चीज है और नंबर कोफिशिएंट का सम अलग चीज है। ये सम ऑफ कोफिशिएंट है और एक नंबर ऑफ टर्म्स है। ऐसे ही हम लोग अगर देखेंगे x प्लस वाई होल टू द पावर 4, यहां पे अगर मेरे को एक्सपैंड करना है तो पहली बात तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि अगर पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर 5 होंगी। 5 इसलिए होंगी क्योंकि सबसे पहले तो हमारा x की पावर 4 आएगा, नेक्स्ट टर्म में हमारा आएगा 4। अब यहां पे कोफिशिएंट 4 आएगा, x³ मल्टीप्लाई बाय वाई। अगले में आएगा 6, यहां कोफिशिएंट 6 आएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म अगेन 4, x मल्टीप्लाई बाय y³ एंड नेक्स्ट इज 1y की पावर 4। और सम ऑफ कोफिशिएंट्स यहां पे 16 आएगा। सेट थ्योरी में भी हमें समझ में आता है सम ऑफ कोफिशिएंट्स हमेशा आता है 2 की पावर n, वेयर n इज द पावर हेयर। तो यहां पे हम देख रहे हैं जब हमने कहा 2 की पावर 2, अगर पावर 2 है तो हमारा सम ऑफ कोफिशिएंट 4 आया, और 2 की पावर 3 है तो सम ऑफ कोफिशिएंट 8 आया, 2 की पावर 4 है तो सम ऑफ कोफिशिएंट 16 आया। ये जो सम ऑफ कोफिशिएंट है ये भी बेसिकली यहाँ x का और y का जो जो कोफिशिएंट है उनका पावर 4 करते हैं। यहाँ पे आपने देखा x का कोफिशिएंट 1 है,
यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, और 2⁴ इज 16। ये 2 हम इसलिए लिख रहे हैं, ये वाला 2, बिकॉज यहाँ x और y का कोफिशिएंट 1 1 है। अब हम इसी से एक जनरलाइज फॉर्मूला तैयार करते हैं। वो जनरलाइज फॉर्मूला है हमारा, अगर मैं लिख रहा हूं x + y होल टू द पावर n, तो पहली चीज हमें समझ में आई कि जब हमारे पास 3 पावर था तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 आ रहा था, जब हमारे पास 5 पावर था तो नंबर ऑफ 6 आएगा। यहां पे n है पावर, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो यहां पे होंगे n+1। सेकेंड थिंग इज, जब हम ये कोफिशिएंट्स की बात करते हैं, ये कोफिशिएंट कहां से आया, ये कोफिशिएंट कहां से आया? आप लेक्चर 5 सेट थ्योरी पे अगर जाएंगे तो उसमें ऑलरेडी डिफाइंड है कि ये कोफिशिएंट्स कहां से आते हैं। इन कोफिशिएंट्स को लाने के लिए हमारे को पता है कि हमें कॉम्बिनेशन का लॉजिक लगाना है। यहां पे हमारा होगा NC0 x⁴n प्लस NC1 x⁴n -1 y⁴1। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहां पे x की जो पावर है, पहले केस में पहले टर्म में x⁴n है। इन एवरी नेक्स्ट टर्म द पावर ऑफ x विल रिड्यूस बाय 1 एंड द पावर ऑफ y विल इंक्रीज बाय 1। जो x की पावर है वो एक एक कम होती रहेगी और y की पावर एक एक बढ़ती रहेगी। अगले टर्म में अगर हम देखें तो हमारा NC3 आएगा। यहां पे देख रहे हैं आप x⁴n -2 है, इसमें मैं एक और कम कर दूंगा तो हमारा हो जाएगा x⁴n -3। और y की पावर जो है, यहां पे आप देख रहे हैं y की पावर 2 है, तो यहां पे y की पावर हो जाएगा 3। इसमें एक बढ़ेगा और इसमें एक कम होगा। नेक्स्ट हम आप सोच के देखें क्या होगा, बताएं। देख रहे हैं NC4 x⁴n -4 एंड y⁴4। बात समझ रहे हैं क्यों हो रहा है x⁴n -4 और y⁴4? बिकॉज हमें ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि हमें x की पावर जो है वो एक एक कम करते रहना है और y की पावर एक एक बढ़ाते रहना है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट टर्म इसके अंदर हो जाएगी NCn x⁴, तो यहां पे 0 हो जाएगी। अब ये जो x की पावर 0 लिखा ना, इसको मैं हटा भी सकता हूं, बिकॉज x की पावर 0 कम्स आउट टू बी 1 और y की पावर हो जाएगा n। सो द टोटल, हम इसको ध्यान से देखें तो हमारा जो टोटल एक्सपेंशन है दैट बिकम्स x + y होल टू द पावर n का x की पावर n, NC0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n -1 इंटू वाई प्लस NC2 x की पावर n -2 इंटू y² एंड सो ऑन। अभी हम लोग एक एक्सपेंशन करके देखते हैं। सपोज हमारे पास आता x + y होल टू द पावर 5, इसका मुझे एक्सपेंशन करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, अगर दो टर्म्स हैं और उसकी कोई भी पावर है तो उसका एक्सपेंशन कैसे होगा। तो यहां पे इसका एक्सपेंशन हमारा हो जाएगा 5c0 x⁴ 5, ये पहली टर्म होगी यहां, क्योंकि इस केस में n की वैल्यू बेसिकली 5 है। जो हमने पहले जनरल फॉर्मूला लिखा ये वाला, इसमें n की वैल्यू 5 दी, तो जहां जहां n है वहां हमें 5 को रिप्लेस करना है। अगला टर्म आ जाएगा 5c1 x⁴ 5 -1 इंटू y⁴ 1। नेक्स्ट टर्म क्या होगा बताएं, समझ रहे होंगे आप। 5c2 x⁴ 5 -2 y⁴ 2। नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 5c3 x⁴ 5 -3 y⁴ 3। नेक्स्ट टर्म देखें 5c4 x⁴ 5 -4 y⁴ 4। और लास्ट टर्म होगा 5c5 y⁴ 5। अब देखिए, हम लोग क्यों कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होता है, क्योंकि जब मैं 5 में से सेलेक्ट करूंगा तो 5 में से मैं 0 सेलेक्ट कर सकता हूं, 1 2 3 4 5, तो 5 तक तो हो ही गया, बट मैं 0 भी सेलेक्ट कर सकता हूं। दैट इज वाई द नंबर ऑफ टर्म्स विल बिकम 6। तो अगर हम इसको एज अ एग्जाम्पल देखें तो हमें समझ में आएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी इसके अंदर वो हमारी हो जाएंगी 6। दैट इज बेसिकली
जब हम 6 की बात कर रहे हैं, इट इज नथिंग बट n प्लस 1। दूसरी बात है, हमें इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। वो मैंने आपको पहले वाली सेट थ्योरी में जो लेक्चर 5 है उसमें सिखाया है, और यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r फैक्टोरियल। एंड यू ऑल नो द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल, मतलब अगर मैं कुछ भी चीज़ लिख रहा हूँ, सपोज आई एम राइटिंग 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। सेम वे अगर मैं यहाँ पे 5c2 को सॉल्व करूंगा, तो 5c2 विल बिकम 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अब आई नो द वैल्यू ऑफ दिस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट कर सकते थे आप ऐसे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे हमारा जाएगा 2 इंटू 1 और फिर आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको कैलकुलेट आपने खुद करना है। यहां पे ध्यान से देखें, सो इट विल कम आउट टू बी 10। अगर बाय द वे हमें कोई भी फॉर्मूला यहां पे डिफाइन करना है, तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स, तो n+1 मैंने आपको बताया, प्लस जो NC0 है, NC1 है, NC2 है, इन सबको कैलकुलेट, इनको सॉल्व करना आना चाहिए। और वो सॉल्व करना बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। तो आप समझ सकते हैं कि उस कैलकुलेशन में आपको क्या क्या करना है। यहीं पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज हम लोग जब बात करते हैं, पास्कल ट्राइंगल एक चीज होती है। क्या चीज होती है? पास्कल ट्राइंगल। अगेन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है सेट थ्योरी से रिलेटेड है पूरा चैप्टर, तो पास्कल ट्राइंगल जो होता है वो इस तरीके का होता है, 1 1, फिर ये जो 1 है ना, इसका तो 1 ही रहेगा, ये 1 और ये 1 मिलकर 2 हो जाएगा, और इस 1 का 1 रहेगा। फिर ये तो हमारा 1 ही रहेगा, ये 1 और ये 2 मिलेगा, दिस विल बिकम 3। अगेन ये 2 और ये 1 मिलेगा, दिस विल बिकम 3, एंड दिस 1 विल रिमेन 1। हम लोग अगर इसको बढ़ाते रहेंगे, तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या कह रहे हैं हम लोग? जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसमें जितने भी हमारे टर्म्स बनते रहेंगे, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम इस लॉजिक से निकाल सकते हैं। अब डेफिनेटली थोड़े टाइम तक तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का ये पास्कल ट्राइंगल बना सकते हैं। कब तक बना लेंगे आप? हो सकता है पावर 5 तक, जब आपका 1 5 10 10 5 1 आए। हो सकता है आप 6 तक बना लें से, जो यहाँ पे 1 आ गया, फिर 5 और 1 6, इनको ऐड करना है आपस में, यहाँ 15 हो गया। यहाँ हमारा 10 और 10 अगर मैं ऐड करूँगा, दिस विल कम आउट टू बी 20। 10 और 5 ऐड किया 15, 5 और 1 ऐड किया 6, और ये 1 का 1। अब ध्यान से अगर आप इसको देखेंगे, सो दिस इज नथिंग बट दिस टर्म इज 1C0 एंड 1C1। 1C1 की वैल्यू 1 होती है और 1C0 की भी वैल्यू होती है। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू 1 होती है व्हेन वी टॉक अबाउट अ फैक्टोरियल पार्ट। यहां पे हमारा ये जो 2 था, ये जो सेकेंड टर्म थी ना, सेकेंड टर्म में आप देख रहे हैं कि ये जो 1 2 और 1 है, दिस इज बेसिकली द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो जब हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखा, तो हमें पता है कि n की वैल्यू हमारी कितनी है? 2 है। जैसे ही n की वैल्यू 2 हुई, तो हमारे जो कोफिशिएंट्स होंगे वो बनेंगे 2C0 विच इज इक्वल्स टू 1। कैलकुलेट देख करके देखा आप कितना आ रहा है, 2C1। ये जो 2C1 है उसकी वैल्यू 2 आएगी, और 2C2। आपको पता है जैसे ही हमारा n के वैल्यू 2 आया, तो हमें पता है कि एक्सपेंशन में हमारे पास 3 टर्म्स होगी। जब हमने नेक्स्ट बात करी, वहां पे हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब आ गया। यहां पे n की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो 4 होंगी, 1 2 3 4। और यहां पे ये जो एक्सपेंशन है ये है 3C0, ये है 3C1। अब देखिए 3C1 को कैलकुलेट कर सकते हैं आप। यहां पे हमारा एक्सपेंशन है 3C2, और यहां एक्सपेंशन है 3C3। इनको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आ रहा है ना 3
3, 1, ये सब इन वैल्यू को कैलकुलेट करके ही आ रहा है। यहाँ पे आप अपने आप सोचिए अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 4। इट इज़ बेसिकली x प्लस वाई होल टू द पावर 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारे टर्म्स होंगे, पहला टर्म हो जाएगा 4c0, ये वाला टर्म हो जाएगा 4c1, ये वाला टर्म होगा 4c2, यहाँ पे होगा 4c3 एंड दिस इज 4c4। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूंगा ये वाला टर्म कितना होगा, तो आप समझ सकते हैं इट इज 5c0। ये वाला कितना होगा, इट इज 5c1। सो सेम वे दिस टर्म, अगर मैं इस टर्म की बात करूंगा तो मुझे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे हमारे 7 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसका मतलब n की वैल्यू रही होगी 6 एक्सपेंशन के केस में, क्योंकि अगर 7 टर्म है तो n की पावर 6 जब होगी, वैल्यू जब पावर 6 में होगी तो ही नंबर ऑफ टर्म्स 7 होंगे। और 7 टर्म है तो n की वैल्यू 6 है, तो पहला रहा होगा 6c0, ये वाला रहा होगा 6c1, ये रहा होगा 6c2 और ये रहा होगा 6c3। हम फर्दर सॉल्व करके देख सकते हैं। 6c3 इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो हमारा 3 फैक्टोरियल हो गया। ये हम देखेंगे तो ये भी 3 फैक्टोरियल आएगा, तो फिर से 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। 3 टू 1 से 3 टू 1 कट गया। ये जो 3 इंटू 2 इंटू 1 है दिस इज 6, ये हमारा इससे कट जाएगा। सो रिमेनिंग टर्म विल रिमेन 5 इंटू 4 एंड द करेक्ट आंसर इज 20. So 20 is this term. This is the coefficient when the power is 6 and the number of terms are 7. Number of terms कितनी है इसमें 7, पावर कितनी है 6 और ये हमारी चौथी टर्म है। अब आप यहां पे इंपॉर्टेंट देखें, चौथी टर्म में 3 आएगा। क्यों आएगा 3? क्योंकि पहली टर्म में 0 आया था यहाँ पे, ये हम कह रहे हैं 6c0, तो पहली टर्म में हमारा 0 आएगा, दूसरी टर्म में हमारा 1 आएगा। तो हमें पता है हर बार एक टर्म कम आएगा और वो हमारा वैल्यू निकलेगा। हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज इसमें समझ में आएगी। यहां हम देख रहे हैं, इसको मैं ऐड कर रहा हूं, इसको, ये एक तो ये चीज है, ये देख रहे हैं 10 और 5 ऐड किया तो 15 हुआ। सेम वे कोई भी 2 टर्म ऊपर की ऐड कर रहा हूं, उन्हीं का सम नीचे आ रहा है। अब हम यहां पे देखेंगे ये चीज क्या थी और ये चीज क्या थी। अगर मैं देख रहा हूं कि दिस प्लस दिस इज रिलेटेड टू दिस 15 समवेयर, तो हमें ये बहुत क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए कि हमारा कैसे रिलेट हो रहा है एक दूसरे से। ऊपर वाले केस में जब कोई भी n है, सपोज हमें पता है यहां पे n की वैल्यू 5 थी, तो दिस इज नथिंग बट ये 5c0, ये 5c1, ये 5c2, तो ये 5c3 है। तो इस 10 को मैं कह रहा हूं 5c3 और इस 5 को, जो नेक्स्ट 5 है, इसको मैं कह रहा हूं 5c4। अगर मैं इनको ऐड करूंगा, देखिए ध्यान से देखना आप, इनको मैं ऐड कर रहा हूं तो मेरा क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म को ऐड किया तो दिस विल कम इन द नेक्स्ट टर्म। ये 6 हो गया और 6 में 0, 1, 2, 3, 4, और मैं कह सकता हूं जो ये वाली टर्म है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला आएगा, तो दिस विल बिकम 6c4। इस पे अगर मैं जनरलाइज करना चाहूंगा तो मेरा क्या बनेगा, NCR प्लस NCR प्लस 1। देखिए ये हमारा 3 था और ये 4 था, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स ऐड हो रही है हमेशा, तो NCR और NCR प्लस 1 अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा हर बार, तो मेरा यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा। क्यों हो रहा है n प्लस 1? बिकॉज दिस इज इन द नेक्स्ट टर्म और यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो r प्लस 1। सो दिस विल बिकम अ फॉर्मूला फॉर अस। क्या फॉर्मूला बन गया हमारा, NCR प्लस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR प्लस 1। यह हमारा एक और अलग फॉर्मूला बन गया। यहां पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक है, वो मैंने सेट थ्योरी में बहुत अच्छी समझाई हुई है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो यू कैन गो टू दैट पार्ट, सेट थ्योरी आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जब हम
कभी भी एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन के टर्म में हमारी जो पहली टर्म होगी वो हमेशा लास्ट टर्म के बराबर होगी। कोफिशिएंट, जो पहला कोफिशिएंट है वो हमेशा लास्ट कोफिशिएंट के बराबर है। जब मैं कह रहा हूं पहला लास्ट के बराबर है, तो यहां देख सकते हैं ये पहला कोफिशिएंट ये लास्ट कोफिशिएंट के बराबर है। सेम वे सेकंड कोफिशिएंट सेकंड लास्ट कोफिशिएंट के बराबर है। ऐसे ही अगर फर्दर देखेंगे तो थर्ड कोफिशिएंट थर्ड लास्ट कोफिशिएंट के बराबर है। जब मैं आपको कह रहा हूं ना कि फर्स्ट फर्स्ट के बराबर, सेकंड 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 लास्ट के बराबर, थर्ड थर्ड लास्ट के बराबर, तो एक और लॉजिक हमें समझ में आया क्या, कि एन सी आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4। अगर मैं बात कर रहा हूं 7C2 की, तो हमें पता चलना चाहिए 7C2 और 7C5 दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, जब मैंने 2 लिखा तो दिस इज बेसिकली द थर्ड टर्म। हमें पता है कि हमारा टोटल n की वैल्यू 7 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 8 होंगे। जो तो थर्ड लास्ट टर्म है वो हमारा 5 में होगा, क्योंकि जो लास्ट टर्म है वो तो 7C7 होगा, उससे पहला वाला टर्म 7C6 होगा, और उससे पहला वाला टर्म 7C5। तो ये देखिए, ये थर्ड लास्ट टर्म हुआ और ये थर्ड टर्म हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो 2 है और यहाँ पे जो 5 है, ये हमने सेट थ्योरी में बताया कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट्स कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट मतलब ये 2 और ये 5 जोड़ के 7 के बराबर हो रहा है, इस 7 के बराबर, n के बराबर हो रहा है। तो हम एक फॉर्मूला और लगा देखते हैं, NCR इज इक्वल्स टू NC n माइनस आर। आप समझ रहे हैं, अगर टोटल टर्म 5 है, यहां पे देखें, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारी यहां पे 5 है और r की वैल्यू 2 है, तो NC, और यहां पे r की वैल्यू 2 थी तो n माइनस आर करेंगे 3 आ जाएगा 3। तो ये NC2 और NC3 को दोनों बराबर रहेंगे। इसको हम फर्दर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहां पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो मेरा हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, और यहां मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल तो पहले आएगा। और देखिए, जब मैं n में से n माइनस आर को माइनस करूंगा, n माइनस आर को माइनस करूंगा, तो मेरा हो जाएगा n माइनस एन प्लस आर, और ये कट जाएगा। सो दिस विल गेट बिकम आर फैक्टोरियल। अब ऊपर तो न्यूमरेटर सेम है n और n, डिनोमिनेटर में r इंटू एन माइनस आर या n माइनस आर इंटू आर, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। सो दिस इज द राइट लॉजिक। इसको मैं एज एन एग्जाम्पल अगर देखना चाहूं तो मैं आपसे पूछ सकता हूं कि 10C x के बराबर है, तो x का वैल्यू कितना होगा। हम समझ गए कि ये जो 3 है और ये जो x है, इनको मैं अगर ऐड करूंगा आपस में, सो दिस शुड कम आउट टू बी 10 बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो 3 प्लस x इज इक्वल टू 10 एंड x, द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 7। So here we can define the number of terms. We can define कि NCR NCn माइनस आर के बराबर होगा। हमें कोई भी टर्म, कोई भी एक्सपेंशन जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि नेक्स्ट टर्म हमारी कौन सी होगी। हम लोग इसमें और स्पेसिफिक पार्ट्स पे अगर जाएं तो हम क्या कह सकते हैं, अगर बाय द वे हमारा कोई भी टर्म है जिसका हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो हमें समझ में आ गया पावर प्लस 1। अगर हमें उसमें नंबर कोई भी टर्म के एक्सपेंशन बतानी है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर टू द पावर 12। यहां पे एक तो ये तरीका है कि हम इसको पूरा को एक्सपेंशन करें। पहली बात तो हमें एक्सपेंशन पता होना चाहिए। इस केस में हमारा एक्सपेंशन क्या होगा, 12C0। पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। यहां पे जब पावर 12 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, मैंने आपको बताया हर बार नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो n+1 होगी, तो यहां पे 13 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। पहली टर्म होगी 12C1 क्योंकि 12 इज द वैल्यू ऑफ n। फर्स्ट टर्म क्या है यहां पे 2x टू द पावर 12, और सेकेंड टर्म की पावर 0 होगी। सेकेंड टर्म की पावर 0 होगी तो उसको ना ही लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस नेक्स्ट टर्म हो गया 12C1। यहां पे
2x की पावर तो हो जाएगा, अब यहां पे 12 माइनस 1 भी लिख सकते हैं और इसको 11 भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और 3/x² की पावर हो जाएगी 1। अगर हम नेक्स्ट टर्म की बात करेंगे तो ये हमारा बनेगा 12c2, 2x की पावर, अगेन यहां पे 12 माइनस 2 लिख सकता हूं, तो दिस विल कम आउट टू बी 10, और 3/x² की पावर कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ही हमें नंबर ऑफ टर्म्स गिनते जाएंगे। बट जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है पावर 12 की जगह 15 आ जाए, 25 आ जाए, 50 आ जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सारी टर्म्स का एक्सपेंशन करके ही निकालें। हमें डायरेक्ट टर्म निकालनी आनी चाहिए। यहां पे अगर हम देखें जनरलाइज करके तो क्या करेंगे, यहां पे हम टर्म जो है ना r+1 लिखते हैं, हम r+1th टर्म निकालने की कोशिश करते हैं। अब आप पूछेंगे कि r टर्म क्यों नहीं निकाल रहे हैं, r+1th क्यों कह रहे हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म में r की वैल्यू 0 थी, सेकेंड टर्म में r की वैल्यू 1 थी, थर्ड टर्म में r की वैल्यू 2 है, क्योंकि हमने इसको r माना, हमने इस चीज को r माना हुआ है। तो फर्स्ट टर्म में हमारी r की वैल्यू 0 आएगी, सेकेंड टर्म में r की वैल्यू 1 आएगी। तो अब देखिए, फर्स्ट टर्म r इजिकल टू 0, सेकेंड टर्म r इजिकल टू 1, थर्ड टर्म r इजिकल टू 2, फोर्थ टर्म r इजिकल टू 3 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं, जब मैं r3 कह रहा हूं तो टर्म कौन सी है 4। अगर r मेरा 7 होगा तो टर्म कौन सा होगा 8th टर्म होगा। इसीलिए हम लोग जब r को 7 रखेंगे तो टर्म जो होगी r+1 आएगी, 8 आएगी। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि यहां पे मैंने फॉर्मूला लिखा NCR x टू द पावर n माइनस r और y टू द पावर r। So this will become the formula for the general term in any expansion। अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर एक दो क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कैसे समझ में आए। हमें ऊपर पता है कि x+y होल टू द पावर 12 निकालना था, या हमें निकालना है किसी भी चीज का कोई भी टर्म निकालना है, तो हम पहला कह रहे हैं 2x + 3/x², जो हमारा ऊपर क्वेश्चन है, की पावर 12। लेट से अब मुझे इसके अंदर बताना है 7th टर्म। कौन सा टर्म बताना है 7th। अब आपको क्योंकि पता है कि पहली टर्म में r 0 होगा, दूसरी टर्म में r 1 होगा, तो मैं यहां पे 7 टर्म के लिए लिखूंगा t7, और t7 को फर्दर में लिखूंगा t6+1। इससे मुझे ये डिफाइन हो गया कि यहां पे n की वैल्यू तो 12 है और r की वैल्यू 6 है, और हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला हमें पता ही है, तो हमारा सीधा हो जाएगा 12c6, 2x मतलब फर्स्ट टर्म टू द पावर 12 माइनस 6 एंड सेकेंड टर्म 3/x² टू द पावर 6। सो दिस इज द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन। तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो हम डायरेक्ट उसका एक्सपेंशन का टर्म कैसे निकाल सकते हैं। अभी हम लोग उसको जनरलाइज करने की बात कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं जनरलाइज करने की बात कर रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हमने इस वीडियो से निकालनी सीखी। तो पहली बात, हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कोई भी एक्सपेंशन अगर निकालना है तो कैसे। ये हमारे सारे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, देख रहे हैं, x+y का होल स्क्वायर, x+y का होल क्यूब, x+y का होल पावर 4। यहां पे जो ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ये हम पास्कल ट्राइंगल भी कहते हैं इसको, और इसको NC0, NC1, NC2, NC3 कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है उसमें हमने क्या सीखा, नेक्स्ट स्लाइड में हमने सीखा कि ये NC0, NC1, NC2 इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस जो दो टर्म्स ऊपर की होती हैं उन्हीं का सम नीचे होता है, जिससे हमारा ये फॉर्मूला बन के आया कि NCR और NCR+1 को अगर ऐड करेंगे तो n+1CR+1 होगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम टर्म देखें पास्कल ट्राइंगल से आगे, तो हमें क्या समझ में आता है कि NCR और NCn-R ये दोनों बराबर होंगे, और लास्ट केस में कोई भी जनरल टर्म के बारे में निकालने हमें आना चाहिए।
थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्लाइड में अगेन हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें फर्दर चीज़ें सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड ट्राई टू टेल टू योर फ्रेंड्स कि जो भी एक्सपेंशन में या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, ट्रू मैथ्स पे जाके ऐप डाउनलोड करें। कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं, और ये वीडियो में अगर कोई भी डाउट किसी भी तरीके का है तो प्लीज़ हमारे पास आइए। थैंक यू वेरी मच।